मोदी का 24 में मिशन है 400 पार। इसके लिए मोदी ने पहले नीतीश को जोड़कर बिहार की 40 सीट लॉक कर ली और इसके बाद जयंत को जोड़कर यूपी की 80 सीटें भी श्योर कर ली हैं। अब मोदी की नजर महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में भी मोदी ने एक एक सीट कैलकुलेट कर ली है। 48 में से 48 कैसे लाई जाए, इस पर काम शुरू हो गया है। और आज मोदी ने एक झटके में अपनी 8 लोकसभा सीट भी ऐड कर ली, जिस मराठावाड़ा से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। मोदी ने उसी मराठवाड़ा की जमीन राहुल गांधी के पैरों के नीचे से कैसे खींच ली, देखिए इस रिपोर्ट में। टीम मोदी में शामिल हुए अशोक चव्हाण। मोदी की कितनी सीट बढ़ी, मोदी का कितना मराठा वोट पड़ा, कहां कहां असर पड़ा। राहुल के पास केवल नांदेड़ आउट या मराठवाड़ा की 8 पर डाउट। मोदी की मैन टू मैन मार्किंग में कैसे महाराष्ट्र हारते जा रहे हैं राहुल। अशोक चव्हाण के जाने से महाराष्ट्र में एंटी मोदी ब्रिगेड की कैलकुलेशन बिगड़ गई है। ना गणित लोकसभा का फिट बैठ रहा है और ना ही विधानसभा का। कल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले चव्हाण आज बीजेपी में शामिल हो गए। इसका महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर होगा, पहले वो समझ लीजिए। अशोक चव्हाण के बीजेपी में आने का मतलब है मोदी ने लोकसभा चुनाव में 8 सीट सीधे सीधे अपने खाते में जोड़ ली हैं। अशोक चव्हाण की बीजेपी में एंट्री का मतलब है विधानसभा चुनाव में 46 सीट मोदी के खाते में ऐड कर लीजिए। अशोक चव्हाण फैक्टर का ऐसा क्या असर हुआ कि बीजेपी एक झटके में +8 हुई। मोदी विरोधी कैसे -8 हो गए। मराठवाड़ा की 8 के साथ महाराष्ट्र की बाकी 40 सीटों पर मोदी का प्लान भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक चव्हाण की परंपरागत सीट पर कैसे राहुल का खेल बिगड़ा है वो देख लीजिए। नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। नांदेड़ सीट पर कांग्रेस 15 बार चुनाव जीत चुकी है। 1977 और 1989 में ये सीट जनता दल के खाते में गई। 2004 और 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई। इस सीट से 2 बार एसबी चव्हाण और 2 बार अशोक चव्हाण सांसद रह चुके हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र की वो सीट है जिसे लेकर राहुल निश्चिंत है। इसके पीछे इस सीट के जातिगत समीकरण का बड़ा फैक्टर है। इस सीट पर 74% हिंदू, 10.5% बौद्ध और 14% मुस्लिम। सिख आबादी 1% से भी कम है। चव्हाण परिवार की मराठा, बौद्ध और मुस्लिम वोटर्स पर मजबूत पकड़ के चलते कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज करती रही है। सोशल इक्वेशन के हिसाब से नांदेड़ कांग्रेस की सेफ सीट मानी जाती रही है। बीजेपी 2 बार इस सीट को कांग्रेस से जरूर छीन चुकी है, लेकिन मोदी 2024 में नांदेड़ पर फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहते थे। इसके पीछे की वजह समझने के लिए पिछले 2 चुनाव परिणाम पर नजर डाल लीजिए। 2014 की मोदी लहर में भी ये सीट कांग्रेस के ही खाते में गई थी। अशोक चव्हाण ने 81,000 वोट से ये सीट अपने नाम की। 2019 में अशोक चव्हाण से बीजेपी ने ये सीट छीन ली। 2019 में बीजेपी के प्रताप चिखलीकर को 4,86,806 वोट मिले, जबकि अशोक चव्हाण को 4,46,658 वोट मिले, यानी मार्जिन 40,148, जो बहुत ज्यादा नहीं है। वीवीए के भिंगे यशपाल नरसिंह को 1,66,196 वोट मिले। लेकिन अब अशोक चव्हाण राहुल की जगह मोदी की टीम में शामिल हो चुके हैं, तो समीकरण भी पहले जैसे नहीं रहे। अब इस सीट पर नए समीकरण क्या दिख रहे हैं वो भी आपको समझा देते हैं। 2019 में बीजेपी को 43.34% वोट मिले। अगर इसमें चौहान के कम से कम 20% मराठा वोट जोड़ दें, यानी कुल 63% से ज्यादा वोट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था, बिल्कुल कहूंगा। इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर, चेंज ओवर, और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा। ये मैं जरूर कहूंगा कि इट वॉज नॉट ए इजी डिसीजन फॉर मी, बट आई टुक इट।
in the interest of the state of Maharashtra, in the interest of my own district, in the interest of the nation. मैं मुझे लगा कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही तो उसमें अपना भी योगदान होना चाहिए. पॉलिटिकल भले जो भी चीज़ें हैं, but let us get involved into the nation building process. इसमें समय लगा है. It was not a one day snap decision. ये मैं कहना चाहूँगा. जहाँ तक let me complete. दूसरा इशू है सर, जरूर पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी सच है मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया, जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता. तो इट वाज नॉट, आई एम नॉट, मतलब ये मैं पर्सनली ऑब्लाइज्ड हूँ पार्टी के लिए, मेरे पार्टी की लीडरशिप के लिए मैं ऑब्लाइज्ड हूँ. बट अचानक अगर तुम मेरे को बौछार कोई चीज की करते हो जो उचित नहीं है, ठीक है, मैंने फैसला किया इंडिविजुअली, मैंने पार्टी को डैमेज करने की कुछ नहीं किया, माय ओन पर्सनल डिसीजन. बट मैंने भी पार्टी में मेरा योगदान क्या है वो मेरी स्टेट नेशनल पार्टी जानती है. राहुल ही नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी जानते हैं, मोदी और शाह भी जानते हैं, अशोक चौहान का असर केवल एक सीट पर नहीं होगा. बीजेपी में शामिल होकर चौहान पूरे मराठवाड़ा के साथ महाराष्ट्र की कई दूसरी सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ देंगे. वो कैसे होगा देख लीजिए. महाराष्ट्र में 33% मराठा वोटर हैं, जबकि 13% दलित और 11% मुस्लिम वोटर्स हैं. मराठा वोटर महाराष्ट्र की 22 सीटों पर अपना सीधा असर रखते हैं. मराठवाड़ा इलाके की तो सियासत ही पूरी तरह मराठाओं के इर्द गिर्द घूमती है. राहुल ये बात अच्छे से समझते हैं. अशोक चौहान फैक्टर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट मराठवाड़ा इलाके में ही पड़ेगा और यहीं से एंटी मोदी ब्रिगेड का कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा. मराठवाड़ा की 8 सीटों पर मराठा, मुस्लिम, ओबीसी और धनगर हार जीत का फैक्टर रहते हैं. इन सीटों पर सबसे ज्यादा असरदार 40% मराठा वोटर हैं. इन्हीं मराठा वोटर्स पर चौहान परिवार की अच्छी पकड़ है. चौहान बीजेपी में गए तो ये वोटर भी मोदी की ओर शिफ्ट होगा और नतीजे बदलेंगे. लेकिन मोदी मराठवाड़ा 8 सीट लॉक करना चाहते हैं. इसके लिए वो अशोक चौहान के साथ कई दूसरे प्लान पर भी काम कर रहे हैं. ओबीसी वोट के लिए बीजेपी माधव यानी माली, धनगर, वंजारा फॉर्मूला पर भी काम कर रही है. मोदी 8 सीटों पर 40% मराठा वोटर्स को अशोक चौहान के जरिए साधेंगे. इन 2 वोट बैंक में बीजेपी का कोर वोट बैंक मिलाकर रिजल्ट वो होगा जो मोदी ने अपने दिमाग में सोचा हुआ है. मोदी का टारगेट 400 है. यूपी में 80 सीट और बिहार में 40 सीट मोदी लॉक कर चुके हैं. अब महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कैसे राहुल एंड कंपनी का खेल मोदी बिगाड़ रहे हैं, कैसे मोदी पूरे महाराष्ट्र को बैलेंस कर रहे हैं, वो समझ लीजिए. पश्चिमी महाराष्ट्र की 11 सीट संभालने के लिए मोदी के पास अजीत पवार है. कोंकण की 7 सीट संभालने के लिए एकनाथ शिंदे हैं. मराठवाड़ा की 8 सीटें संभालने के लिए अब मोदी के पास अशोक चौहान हो गए हैं. कुल जोड़े तो 11 + 7 + 8 यानी 48 में से 26 सीटों पर मोदी अपनी फील्डिंग सेट कर चुके हैं. विदर्भ की 10 सीटों पर भी बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है. यानी 26 में 10 और जोड़ दें तो टोटल 36 हो जाता है. लेकिन 36 सीटों से मोदी का टारगेट 400 पूरा होने वाला नहीं है. मोदी कम से कम महाराष्ट्र में 45 का टारगेट लेकर चल रहे हैं. टारगेट पूरा करने के लिए हर सीट का अलग कैलकुलेशन तैयार कर रहे हैं. मराठवाड़ा में कैसे मोदी ने समीकरण सेट किए हैं वो देख लीजिए. मराठवाड़ा में कांग्रेस की सियासत कई दशकों से जिन 2 परिवारों पर टिक रही है उनमें विलासराव देशमुख और एसबी चौहान शामिल हैं. विलासराव देशमुख ने लातूर संभाला तो चौहान ने नांदेड़. एसबी चौहान की सियासी विरासत अशोक चौहान को मिली तो विलासराव देशमुख की सियासत अमित और धीरज देशमुख को मिली. लेकिन अब चौहान की लेगेसी बीजेपी के साथ है. देशमुख परिवार कितने दिन राहुल के साथ है कहा नहीं जा सकता. बीजेपी को अब मराठवाड़ा से मुंडे और चौहान परिवार की ताकत मिल चुकी है और राहुल की ताकत घट चुकी है. और उसके बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है.
आज उनके साथ पूर्व विधायक अमर राजूरकर जी ज्वाइन हुए हैं और भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। मराठवाड़ा में मोदी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। कोंकण में मैदान शिंदे संभाल रहे हैं। मुंबई में भी मोदी अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 14 जनवरी को मिलिंद देवड़ा, 10 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी। मिलिंद देवड़ा ने शिंदे सेना, बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत गुट ज्वाइन किया। देवड़ा परिवार ने कांग्रेस से 5 दशक पुराना नाता तोड़ा, तो बाबा सिद्दीकी ने 48 साल पुराना। देवड़ा और सिद्दीकी के आने से मुंबई में मोदी, शिंदे और अजीत पवार की पावर बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि पुराने लोग कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? जब ये सवाल कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने इसकी वजह ये बताई। प्रधानमंत्री जी का जो व्हाइट पेपर उनने जो यूपी के सरकार का निकाला, उसमें आदर्श घोटाले का भी स्पेशली उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में किया था। तो मैं उन बड़े नेता हैं, उनसे आज कोई उस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। थोड़े दिन में बीजेपी में रहने के बाद उनको समझ में आएगा कि गलती उनने की है, तो इसलिए आज मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जनता कांग्रेस के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। और आपको ये सब बीजेपी जिस तरह से डीलर लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, जो मोदी की लैंग्वेज में है, ऐसे लोगों को अगर अपने यहाँ पे जमा कर रहे होंगे या डम कर रहे होंगे तो जनता हिसाब लेंगी। बहुत मुश्किल है। किसी के ऊपर एजेंसी का प्रेशर बनता है, किसी के ऊपर कोई प्रलोभन होता है, किसी के ऊपर अन्य तरह का प्रेशर बनाया जाता है। आप जितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में छोड़ा है उन सबके ईडी के केसेस देख लीजिए, तो मुझे लगता है पिक्चर अपने आप बहुत साफ हो जाएगी। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना, आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है। और वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा है, जिसके अंदर मादा है, जिसके अंदर शिद्दत है लड़ने की। और मुझे ऐसा लगता है ये काम बखूबी से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो सच के साथ खड़े हैं, जो मुस्तैदी से पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़ सकते हैं, वो उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है वो पूरा सच नहीं है। पुराने नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की असल वजह आपको बता देते हैं। वजह नंबर 1, जनाधार वाले नेताओं की कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही, यानी साइडलाइन किए जा रहे हैं। वजह नंबर 2, सर्वे रिपोर्ट से ज्यादातर नेता समझ चुके हैं कि भविष्य मोदी का है और मोदी के साथ है। कांग्रेस में नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी पुष्टि महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अशोक चव्हाण यकीनन पार्टी के लिए एसेट थे। कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है, कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वे महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे। इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दी। उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस चव्हाण के जाने पर जो ईडी सीबीआई की दलीलें दे रही है, उससे उनकी ही पार्टी के नेता इनकार कर रहे हैं। अशोक चौहान साहब कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ हैं। मैं तो, मेरे मित्र, थोड़े बहुत मित्र भी थे और मैं देखता था उनका कांग्रेस में अगर कोई कुछ जो लीडर्स थे महाराष्ट्र में जिनका जन आधार था, उनमें से एक अशोक चौहान साहब थे।